डेविड को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हमले से बचते हुए वो तेजी से पास की सीढ़ियों से चढ़कर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। वो ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि तभी उसने दो लोगों को तो ढेर कर दिया, लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी। वही गंजा आदमी अब उसके पीछे आ गया था। दोनों ट्रेन की पटरियों के आर पार एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तभी ट्रेन आई। स्टेशन पर वे दोनों एक साथ अंदर चढ़ गए, क्योंकि अब आमना सामना होना तय था। मेट्रो के डिब्बे में भीड़ थी, इसलिए दोनों बस एक दूसरे से सावधान खड़े रहे। जैसे ही अगला स्टेशन आया और यात्री उतरे, उन दोनों ने बिना वक्त गवाए अपने चाकू निकाल लिए। गंजा आदमी ज्यादा चालाक था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दुश्मन की जांघ पर हमला किया, लेकिन लंबे बालों वाले डेविड की ताकत ज्यादा थी। उसने उसे पीछे धकेला और सही मौका देखकर उसे जमीन पर पटक दिया। दोनों ही माहिर खिलाड़ी थे। एक अपनी तकनीक में पक्का था और सीधा जानलेवा वार कर रहा था, तो दूसरा अपनी भारी ताकत से उसे खुद के पास आने नहीं दे रहा था। फिर से उसने उसे कंधे से उठाकर पटका। गंजे ने चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब सारा मुकाबला ताकत का था और ये साफ था कि डेविड का पलड़ा भारी है। स्टेशन आते ही डरे हुए यात्री डिब्बे से बाहर भागने लगे। डेविड ने जमीन से अपना चाकू उठाया और बाहर निकल गया। वहां बस वो गंजा आदमी सीने में चाकू लिए बेबस होकर बैठा रह गया। हालांकि वो एक बार तो बच गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। डेविड के पीछे शिकारियों का खेल अभी जारी था। आगे फिर से दो नए हत्यारे सामने आ गए। जख्मों से भरा ये आदमी अकेला था और उसे दो लोगों का सामना करना था। उसकी कीमत लाखों में थी, तो वे उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। पीछे से भी हमला होने ही वाला था। अब डेविड बुरी तरह थक चुका था। वो एक भिखारी के पास पहुंचा और उसके कटोरे में एक सोने का सिक्का डाल दिया। अपना नाम बताया और वही ढेर हो गया। भिखारी ने तुरंत एक पुराने कपड़े से उसका शरीर ढक दिया। जैसे ही पीछे से आए दोनों हत्यारे वहां पहुंचे, तभी दो और भिखारी वहां आ गए। उन्होंने उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाया और एक दूसरे आदमी ने डेविड को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जब डेविड की आंख खुली तो वो दो लाशों के बगल में लेटा था और उसके घावों पर पट्टी बंधी हुई थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि इतने सारे हत्यारे उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। उसका नाम है जॉन विक, जिसे दुनिया खूंखार हत्यारा नाइट डेमन कहती है। उसने एक बार अपने पालतू कुत्ते के लिए शहर के पूरे गैंग को खत्म कर दिया था। सारी पुरानी रंजिशें अब खत्म हो चुकी थी और जॉन ने रिटायर होने का फैसला कर लिया था। वो बाहर की दुनिया से दूर रहना चाहता था, पर कहते हैं ना कि आप जुर्म की दुनिया छोड़ सकते हैं, पर वो आपको नहीं छोड़ती। मुसीबत ने उसे फिर ढूंढ लिया। सैंटिनो नाम का एक शख्स उसके पास आया। वो जॉन से अपना कर्ज वसूलने आया था। जॉन ने रिटायर होने के लिए एक नामुमकिन मिशन पूरा किया था, जिसमें सैंटिनो ने उसकी मदद की थी। इसके बदले जॉन ने एक खून का समझौता किया था, नियम के मुताबिक, जिसके पास भी ये समझौता पत्र होगा। सामने वाले को उसकी हर शर्त माननी ही पड़ेगी। सैंटिनो वही समझौता लेकर आया था, पर जॉन ने बड़ी मुश्किल से ये दुनिया छोड़ी थी और वो वापस इसमें नहीं पड़ना चाहता था। उसने मना कर दिया, लेकिन अपनी कसम तोड़ना सैंटिनो की बेइज्जती थी। नियम के हिसाब से सैंटिनो अब जॉन के साथ कुछ भी कर सकता था और उसे कोई पछतावा नहीं होता, और सैंटिनो ने वही किया। उसने एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और जॉन के घर पर निशाना साध दिया। सैंटिनो ने आग उगलने वाले बम दाग दिए ताकि जॉन का घर पूरी तरह जल जाए। वहां मौजूद हर चीज खाक हो गई, यहाँ तक कि जॉन की अपनी पत्नी के साथ जुड़ी यादें भी। जॉन गुस्से से पागल हो गया। वो बस शांति से जीना चाहता था, पर क्या इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती थी। वो अपने कुत्ते के साथ संभल कर हथियारों के लिए बनी खास कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचा और मैनेजर विंस्टन से मिला। वो सैंटिनो का पता जानना चाहता था, लेकिन इस बार जॉन ही गलत था, क्योंकि कोई भी उस समझौते के सिक्के को नहीं ठुकरा सकता। वो सम्मान का प्रतीक है। अगर जॉन मना करता तो सैंटिनो उसे बिना किसी वजह के मार सकता था, और जब तक समझौता पूरा न हो जॉन सैंटिनो को हाथ भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो अपनी कसम के खिलाफ होता। ऊपर की काउंसिल भी उसे नहीं छोड़ती, इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो उस सिक्के वाले का काम पूरा करे। जॉन ने मजबूर होकर हार मानी और सैंटिनो के पास गया, पर जॉन ने सोचा भी नहीं था कि सैंटिनो से अपनी ही सगी बहन जियाना को मारने का काम सौंपेगा। उनके पिता ने मरने से पहले काउंसिल की बड़ी सीट अपनी बेटी को दे दी थी। सैंटिनो को वो ताकत खुद चाहिए थी, पर वो इंतजार नहीं करना चाहता था। सबसे आसान तरीका था जियाना को रास्ते से हटाना, ताकि उसकी जगह वो बैठ सके। हालांकि जॉन का मन नहीं था, पर कोई और चारा भी नहीं था। जॉन को ये काम पूरा करना ही था। वो काउंसिल के गुप्त बैंक से अपना बक्सा ले आया, जिसमें उसके हथियार थे। फिर वो रोम पहुंचा और वहां के होटल में रुका। वहां उसे अपनी जरूरत का हर सामान मिल गया। शरीर पर फिट आने वाला बुलेट प्रूफ कोट, सबसे आधुनिक बंदूकें और उस बिल्डिंग का नक्शा जहां उसका शिकार था। रात होते ही जॉन वहां पहुंच गया। पीछे का ताला तोड़कर वो सुरंग के रास्ते अंदर गया। उसने भागने का रास्ता देखा और अपने हथियार सही जगह पर छिपा दिए। बेचारी जियाना को खबर तक नहीं थी कि मौत उसके करीब है। वो अभी शीशा देख ही रही थी कि पीछे एक साया दिखाई दिया। जियाना समझ गई कि वो जॉन है। उसे पता चल गया कि अब वो नहीं बच पाएगी। सच तो यह है कि जॉन उसे मारना नहीं चाहता था। जियाना हमेशा उसके साथ अच्छी रही थी और उसकी बहुत मदद भी की थी, पर उस कसम की वजह से वो मजबूर था। जियाना उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि यही उसकी किस्मत है। उसने अपने शरीर से कपड़े हटाए और सिर से अपनी पिन निकाली और अपनी कलाई की नस काट ली। वो अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़ना चाहती थी। जॉन का दिल पछतावे से भर गया, क्योंकि जियाना के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जॉन आगे बढ़ा और उसने जियाना का हाथ थाम लिया। उसकी कलाई से लगातार खून बह रहा था। धीरे धीरे जियाना ने अपनी सुध बुध खो दी और उसका सिर एक तरफ झुक गया। जॉन ने अपना हाथ उठाया और इस मिशन को पूरा किया। अब सवाल ये था कि यहाँ से सुरक्षित कैसे निकला जाए। बाहर निकलते ही उसका सामना जियाना के खास बॉडीगार्ड कैसिन से हुआ। जब कैसिन ने देखा कि जॉन यहाँ काम से आया है, तो उसे माजरा समझ आ गया। दोनों ने लगभग एक ही समय पर गोलियां चलाई। उनकी खास जैकेट ने ज्यादातर
गोली के वार झेल लिए। गोलियों की आवाज से बाकी लोग भी सतर्क हो गए और जॉन अपने भागने के रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। कैसिन ने अपने सभी आदमियों को जॉन को रोकने का हुक्म दे दिया। अब जॉन को सामने आने वाले हर एक आदमी को खत्म करना था। उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। वो भीड़ के बीच किसी शिकारी की तरह फुर्ती से इधर उधर मूव कर रहा था। अपने हर एक दुश्मन के सामने जॉन कम से कम 2 गोलियां दाग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन को पूरी तरह ढेर करने का यही एकमात्र तरीका है। सामने वाले को रास्ते से हटाकर जॉन गहरी सुरंग में घुस गया, ये पक्का करके कि कोई पीछा नहीं कर रहा। वो अपने तय किए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़ा, अचानक एक परछाई सामने आई। वो सेंटिनो का खास आदमी अन्या था। वो यहाँ डेविड का मुंह बंद करने यानी उसे मारने आया था। किसी ने नहीं सोचा था कि सेंटिनो इतना गिरा हुआ निकलेगा कि रास्ते में छिपकर उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। किस्मत अच्छी थी कि तैयारी पहले ही कर ली थी और यहाँ छिपी हुई सेमी ऑटोमेटिक राइफल मिल गई। बंदूक से गोलियों की बरसात होने लगी। हाथ में ये हथियार आते ही विरोधियों के लोग आसान निशाना बन गए। अब डेविड के मन में बस एक ही बात थी, जो भी सामने आए उसे खत्म कर दो। राइफल खाली हुई तो पिस्तौल निकालकर हमला शुरू कर दिया। खतरे से निपटते ही उसने तुरंत मैगजीन बदली। उस संकरी और लंबी टनल में बस गोलियों की रोशनी, धमाकों की गूंज और लोगों के चीख कर गिरने की आवाजें आ रही थी। महज कुछ ही मिनटों में 20 से ज्यादा लोग टनल में ढेर हो गए। डेविड की राइफल एक बार फिर खाली हो गई, जिसका मतलब था कि पहला राउंड खत्म हुआ। तभी वो एक और हथियार छुपाने वाली जगह पहुंचा। उसने बेल्ट कसी और अगले राउंड की तबाही शुरू कर दी। हथियार बहुत ताकतवर था, बस बार बार लोड करना पड़ता था। डेविड के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे हर गन की बारीकी पता थी। उसने फुर्ती से रिलोड किया और कुछ और शिकारियों को ढेर कर दिया। पीछा करने वाले लगभग साफ हो चुके थे। वो टनल से बाहर निकला, लोहे का दरवाजा बंद किया और पथरीले रास्ते पर चल पड़ा। आखिरकार काम पूरा हुआ और अब वो जा सकता था। तभी कैसिन वहां पहुंच गया और दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। दोनों की ताकत बराबर थी। दोनों ही अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। फर्क बस इतना था कि डेविड ने ये सब छोड़ दिया था, जबकि कैसिन अब सारा का बॉडीगार्ड बन चुका था। अब दोनों कट्टर दुश्मन बन चुके थे। हर वार जानलेवा था। दोनों एक दूसरे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं था। लड़ते लड़ते कैसिन ने डेविड को धक्का दिया और दोनों एक बिल्डिंग में जा गिरे। गलती से वे कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर आ गए थे। यहाँ खून खराबा मना था। नियम कोई नहीं तोड़ सकता था। मजबूरी में उन्हें रुकना पड़ा, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए था। दोनों जानते थे कि एक दिन फैसला होकर रहेगा। डेविड ने अपना काम पूरा किया और वादा निभाया, पर उसे वो आजादी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। सेंटिनो का फोन आया। उसने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी थी। पहले डेविड का इस्तेमाल करके अपनी बहन को रास्ते से हटाया और अब बहन का बदला लेने के बहाने वो वापस डेविड पर ही हमला कर रहा था। पर डेविड ने उसे घास तक नहीं डाली। वो बस यहाँ से दूर किसी अनजान जगह जाना चाहता था। लेकिन सेंटिनो बहुत शातिर था। उसे डर था कि उसकी बहन की मौत का सच सामने ना आ जाए, इसलिए उसने सीधे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फोन करके डेविड विक पर 70 लाख का इनाम रख दिया। शहर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किलर ये काम ले सकता था। डिपार्टमेंट का काम इतना तेज था कि सिर्फ 10 मिनट में मैसेज फ्लैश हो गया। पूरे शहर के हत्यारों में खलबली मच गई। फोन की घंटियां बजने लगी। चाहे कोई बड़ा आदमी हो या गली का मामूली लड़का, मजदूर हो या कोई कलाकार, सबके फोन पर मैसेज पहुंच चुका था। विंस्टन को भी खबर मिली। उसे डेविड की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि कहीं डेविड सेंटिनो को सीधे खत्म न कर दे। इसलिए विंस्टन फौरन रिकॉर्ड बुक लेकर पहुंचा। डेविड ने अपना वादा पूरा कर दिया था। कायदे से सेंटिनो को उसका बैज लौटाना था और रजिस्टर पर निशान लगाना था कि डील खत्म हो चुकी है। इसके बाद अगर डेविड उसे मारता तो वो नियम के खिलाफ नहीं होता। तभी कुछ पागल हत्यारों ने डेविड को ढूंढ लिया। ये सब मामूली लोग थे और डेविड के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन चींटियां ज्यादा हो तो नुकसान पहुंचा ही देती है। इन्हें मारना मुश्किल नहीं था, पर इसमें वक्त बहुत बर्बाद हो रहा था। एक जगह ज्यादा देर रुकने का मतलब था और भी लोगों का आना। मुसीबतों से निपटते हुए डेविड अब थकान महसूस कर रहा था। पीछे और भी लोग आ रहे थे। मजबूरी में उसे अपना गुरूर छोड़कर एक भिखारी से मदद मांगनी पड़ी। भिखारियों का लीडर पॉवेल बहुत पहुंच वाला था। पूरे शहर की जासूसी उसी के हाथ में थी। वह सेंटिनो का पता लगा सकता था। उसे मारते ही इनाम अपने आप हट जाता। सेंटिनो ने डेविड के जरिए अपनी बहन सारा को रास्ते से हटाकर उसकी जगह हाई टेबल के 12 सदस्यों में जगह बना ली थी। उसके हौसले बुलंद थे और वो पूरे शहर पर राज करना चाहता था। पॉवेल उसके रास्ते का कांटा था, जिसे वो किसी भी कीमत पर हटाना चाहता था। सेंटिनो को खत्म करने में डेविड की मदद करना एक तरह से पॉवेल का भी फायदा था। पॉवेल को सेंटिनो से डर नहीं था, पर अगर जंग छिड़ती तो भारी नुकसान होता। हो सकता था कि दूसरा पक्ष उन पर भारी पड़ जाए। नफा नुकसान तौलने के बाद पॉवेल तैयार हो गया। उसने डेविड को एक खास बंदूक और गोलियां दी। फिर उसने अपने आदमियों को डेविड के साथ सेंटिनो के ठिकाने पर भेजा। उस वक्त सेंटिनो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। तभी डेविड अचानक भीड़ के बीच में आ धमका। गोलियां जल्दी ही खत्म हो गई तो उसने दुश्मनों की बंदूकें छीन ली। गोलियों की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देने लगी। मौत का तांडव शुरू हो चुका था। डेविड आगे बढ़ता गया और सामने आने वाले हर शख्स को ढेर करता गया। बंदूक खाली होती तो वो दूसरों की गन उठा लेता। उसके सामने कोई 2 सेकंड भी नहीं टिक पा रहा था। वह सबके लिए बराबर था। हर किसी को 2 गोलियां मारता ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। उसने सेंटिनो का पीछा जारी रखा और एक हाईटेक कमरे में पहुंच गया। वहां हर तरफ शीशे लगे थे, जहां आंखों को धोखा हो सकता था। सेंटिनो आवाजें निकालकर डेविड का ध्यान भटकाने लगा और अपने आदमियों को छिपकर हमला करने भेजा, पर वे दोनों बस मुहारे थे और पल भर में मारे गए। तभी आन्या अपने लोगों के साथ वहां आई। डेविड को उनकी आहट मिल गई थी। उसने अंधेरे में छिपकर हमला किया और लड़ाई के बाद उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। कुछ और लोग पीछे से आ गए। जब तक उसके आदमी डेविड को उलझाते, आन्या सेंटिनो को लेकर वहां से निकल गई। फिर उसने सेंटिनो को अकेले आगे भेज दिया और खुद रास्ता रोकने के लिए रुक गई। जब वह वापस पलटी तो डेविड बाकी सबको ठिकाने लगा चुका था। अब इस महान शिकारी के सामने सिर्फ आन्या अकेली बची थी। हालांकि आन्या का हुनर
वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन डेविड के सामने वो कुछ ही सेकंड टिक पाई। आखिर में उसका भी वही हश्र हुआ जो सबका होता है। डेविड ने उसके सामने ही सारा सामान उठाया और बिना रुके पीछा करने निकल पड़ा। सैंटिनो चालाक था, वो भागकर कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच गया। उसे लगा कि वहां कोई हाथ नहीं उठाएगा, इसलिए वो सुरक्षित है। पर सैंटिनो डेविड के गुस्से को भांप नहीं पाया। डेविड उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। पास खड़े विंस्टन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक न सुनी। होटल के अंदर खून खराबा करके डेविड ने नियम तोड़ दिया था। हाई टेबल के एक बड़े सदस्य को मारना यानी पूरी दुनिया के हत्यारों को अपने पीछे लगाना था। विंस्टन ने डेविड को ढूंढकर उसे मामले की गंभीरता समझाई। होटल का मैनेजर होने के नाते विंस्टन उसकी कोई कानूनी मदद नहीं कर सकता था। बस एक दोस्त के तौर पर उसने डेविड को भागने के लिए 1 घंटे का समय दिया। वो बस इतना ही कर सकता था। डेविड वहां से निकला और विंस्टन ने डिपार्टमेंट को फोन कर दिया। काम का मैसेज तुरंत हर तरफ भेज दिया गया। पलक झपकते ही डेविड के आसपास मौजूद लोगों के फोन बजने लगे। वे सब उसे किसी शिकार की तरह देखने लगे। डेविड को अपने चारों तरफ खतरे का एहसास होने लगा और उसके कदम तेज होते चले गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।